माइक्रो इकोनॉमिक्स का जो चैप्टर 1 है उसके क्वेश्चंस बेसिकली करेंगे हम डिस्कस। चलो क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। स्टडी ऑफ प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम इज एन एग्जाम्पल ऑफ, आपको ऑप्शन पहले बताना है, फिर सही होगा तो मैं भी सही मार्क कर दूंगा। प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम जो है वो किसका एग्जाम्पल है बताओ? मेरे हिसाब से बी, बाकी सी बोल रहे हैं। नहीं, सी, क्योंकि प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम टॉपिक आपने कहाँ पढ़ रखा है? माइक्रो इकोनॉमिक्स, और ये एक इंडिविजुअल की स्टडी पर बेस्ड होता है, तो इसीलिए इसको माइक्रो इकोनॉमिक्स का ही पार्ट कहेंगे। मतलब आगे चल के हमें प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम नहीं मिलता। हाँ, प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम माइक्रो इकोनॉमिक्स की स्टडी होती बस है। खत्म। उसके बाद क्वेश्चन 2, इन ए सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी द सेंट्रल प्रॉब्लम्स आर सॉल्व्ड बाय। तुक्का तो कुछ भी मार दोगे, लेकिन मैं तो रीजन पूछूंगा। सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी कौन सी होती है पहले बताओ? इसका पार्ट है डी आंसर हो। और सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी कौन सी होती है? वो जो गवर्नमेंट में मतलब सोशलिस्ट। हाँ, जिसको गवर्नमेंट जो है गवर्न करती है, जिसको कहते हैं सोशलिस्ट इकोनॉमी। तो इस इकोनॉमी में कौन करता है प्रॉब्लम सॉल्व? प्लानिंग अथॉरिटी। उसके बाद क्वेश्चन 3 है, इफ मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट डिक्रीजेज, मतलब इफ एमओसी डिक्रीजेज, शेप ऑफ पीपीसी विल बी कॉनकेव। वेरी गुड, तो सबका गलत हो गया, मुबारका। अगर एमओसी डिक्रीज करता है प्यारे बच्चों तो शेप कॉन्वेक्स होगी, ये ध्यान रखना है। अगर एमओसी इंक्रीज करता, अगर एमओसी इंक्रीज करता तो शेप कॉनकेव होती है, ठीक है? तो आपको याद रखना ये है, वाला कौन सा होता है जो ऐसे वाला होता है? यही तो कॉन्वेक्स होता है। तो मैंने इसको गलती से कॉन्केव समझ के बोल दिया। तो लगाओ 2 थप्पड़ गाल पे खींच के, आवाज़ आनी चाहिए सबको। उसके बाद क्वेश्चन 4, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। आपको बताना है कि क्या इसमें से गलत स्टेटमेंट है। पीपीसी स्लोप अपवर्ड्स, नहीं। पीपीसी स्लोप डाउनवर्ड्स, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी करना नहीं। और पीपीसी इज कॉनकेव, ये गलत है। या नन ऑफ दीज? ये गलत है। श्योर? ठीक है, वेरी गुड। तो पीपीसी स्लोप अपवर्ड्स ये गलत है, बाकी दोनों स्टेटमेंट ट्रू हैं, क्योंकि पीपीसी डाउनवर्ड भी होता है और पीपीसी कॉनकेव भी होता है। चलो उसके बाद 5th में तुक्का मारना है आपको। असर्शन में लिखा है इंडियन इकनॉमी वॉज लेबल्ड एज नॉन एग्रीकल्चरल इकनॉमी, और रीज़न में लिखा है व्हेन वन इज टॉकिंग अबाउट द इंडियन इकनॉमी वन इज रिफरिंग टू द नेचर एंड लेवल ऑफ प्रोडक्शन, कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट एंड एक्सचेंज इन इंडिया। तो ए पक्का फॉल्स है, श्योर? वेरी गुड। तो ए जो है वो फॉल्स है, बिल्कुल सही। तो जब ए फॉल्स होता है तो आपको मतलब एक ही ऑप्शन मिलता है वैसे भी, डी ऑप्शन, जिसमें असर्शन फॉल्स होता है। उसके बाद नंबर 6, असर्शन में लिखा है द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन सोशल जस्टिस ऑन वन हैंड एंड एफिशिएंसी ऑन अदर हैंड, और रीज़न में लिखा है वाइल कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी एंश्योर्स ग्रेटर एम्प्लॉयमेंट एंड हेंस सोशल जस्टिस, लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी एंश्योर्स ग्रेटर एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी। मारो तुक्के। चलो ट्रू फॉल्स बता दो ऐसे तो। पहले तो कह रहे हैं कि सोशल जस्टिस और एफिशिएंसी इनमें कॉन्फ्लिक्ट होता है। चलो तो मैं आपको समझा देता हूँ ये कौन से टॉपिक का किस पॉइंट के बारे में कहानी बताइए, ठीक है? तो ध्यान से सुनना सब बच्चे। तो प्यारे बच्चों, आपने हाउ टू प्रोड्यूस प्रॉब्लम सुनी है? ठीक है, सुनी है। तो उसमें 2 तरह की टेक्निक्स होती हैं, एक होती है लेबर इंटेंसिव टेक्निक और एक होती है कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। जब हम लेबर से काम करवाते हैं तो उसको बोलते हैं कि उससे सोशल जस्टिस होता है। क्यों होता है सोशल जस्टिस? क्योंकि जब आप लेबर से ज़्यादा काम करवाते हो तो इससे देश में एम्प्लॉयमेंट बढ़ती है। लेकिन इसके दूसरी तरफ
अगर आप मशीन से काम ज़्यादा करवाते हो, आप कैपिटल टेक्निक इस्तेमाल करते हो, तो उससे एफिशिएंसी ज़्यादा अच्छी होती है। तो पहले स्टेटमेंट में ये दिया है बेसिकली कि हमारे लेबर इंटेंसिव और कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक में कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं। तो क्या ये बात ट्रू है या नहीं है, पहले तो ये बताओ। ट्रू है। फिर भी आर इज फॉल्स है। अब आर पढ़ो, आर में क्या स्टेटमेंट दिया है। आर में लिखा है कि वाइल कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी एंश्योर्स ग्रेटर एम्प्लॉयमेंट। बताओ क्या ये बात सही है। अगर आप मशीन्स का ज़्यादा यूज़ करोगे तो क्या उससे एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा होगी, ये तो गलत हो गया। और आगे भी देखो गलत दे रखा है, कह रहा है लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी एंश्योर्स ग्रेटर एफिशिएंसी। क्या लेबर का इस्तेमाल ज़्यादा करने से एफिशिएंसी ज़्यादा होगी, नहीं, उल्टा दे रखा है। तो रीज़न में जो स्टेटमेंट दे रखा है वो क्या है, फॉल्स। तो आपका आंसर क्या होगा, सी। चलो तो 1 नंबर सबका कटा। चलो उसके बाद 7th में तुक्का मारना है। असर्शन में लिखा है कि भाई वी हैव फॉर्मुलेटेड थ्योरीज और सेट ऑफ प्रिंसिपल्स डिस्क्राइबिंग कंज्यूमर बिहेवियर। चलो ऐसे बताओ ट्रू या फॉल्स। क्या हमने थ्योरीज बनाई हैं कंज्यूमर के बिहेवियर की या नहीं बनाई, बनाई हैं, ट्रू। और रीज़न कह रहा है, उसमें स्टेटमेंट है डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज एंड कंज्यूमर चॉइसेस ऑन द एलोकेशन ऑफ हिज इनकम टू द डिफरेंट यूजेस आर द प्रिंसिपल इशूज वी स्टडी टू एनालाइज कंज्यूमर बिहेवियर। इसका मतलब है हिंदी में कि कंज्यूमर क्या डिमांड करता है गुड्स की, उसकी क्या चॉइसेस होती हैं, ये उसकी इनकम पर डिपेंड करता है, और हम इस प्रिंसिपल इशू को एनालाइज करते हैं कंज्यूमर बिहेवियर में। तो क्या ये बात सही है आपके हिसाब से? हाँ सही है। तो अब बताओ, बट एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो क्या ऑप्शन हो गया सही, बी। चलो ठीक है, बाकी पीपड़ी बाजे बंद करके बैठो अपने। चलो अब लव भाई ट्रू फॉल्स बताओगे तुम, बोलो हाँ। चलो तो देखो जी अनमोल बाबू आगे ए पॉइंट बताना है। विद फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज एन इकोनॉमी कैन शिफ्ट टू द पॉइंट बियॉन्ड बीपीसी। बताओ, अगर आप फुल यूटिलाइजेशन करते हो रिसोर्सेज का तो वो कह रहे हैं कि आपकी इकनॉमी पीपीसी के भी पॉइंट के बाहर हो जाएगी। फॉल्स, वेरी गुड। उसके बाद बी बताओ। इवन व्हेन रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी आर कांस्टेंट, कह रहा है अगर रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजी कांस्टेंट रहेंगे तो इकनॉमी में नॉट ऑपरेट ऑन पीपीसी। तो क्या पता इकनॉमी पीपीसी पर ऑपरेट ना करे, बताओ। और रीज़न बताओ। वेरी गुड। तो अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज हो सकता है, तो उस समय इकनॉमी पीपीसी पर ऑपरेट नहीं करती, उस समय इकनॉमी अंदर पीपीसी के ऑपरेट करती है। उसके बाद सी, when the output of good 1 increases from 100 units to 110 units and output of good 2 decreases from 400 to 350 units, marginal opportunity cost is 50 units। तो बताओ अनमोल भाई। और रीज़न? वो टोटली डिफरेंट गुड हो गया, दो अलग गुड्स की बात हो रही है ना। तो दो अलग ही गुड्स होते हैं हमारे चैप्टर में, तो दो ही गुड्स होते हैं, गुड एक्स होता है, गुड वाई होता है। इसका 5 होना चाहिए, मतलब वो 10 यूनिट उसके भी तो बढ़ रहे हैं, उसको डिवाइड करेंगे 50 से। तो ऐसे बनाता हूँ, वेरी गुड। गुड 1 हमने 100 से बढ़ाकर कर दिया 110, और गुड 2 हमने 450 से घटाकर कर दिया 400, शायद यही था ना। अच्छा 400 से घटाकर कर दिया 350। तो मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट याद है आपको कैसे निकालते हैं? अच्छा 350, सॉरी हाँ। तो मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कैसे निकालते हैं प्यारे बच्चों? वेरी गुड।
चेंज इन गुड 2 यानी 50 डिवाइडेड बाय चेंज इन गुड 1 10, तो आंसर आएगा 5। लेकिन उसने आंसर दे रखा है 50, तो क्या हो गया, फॉल्स। ठीक है, तो आपको सही भी पता होना चाहिए, खाली तुक्का मारना उद्देश्य नहीं है। चलो डी, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज द वैल्यू ऑफ फैक्टर इन द नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव यूज। ट्रू, तो ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की डेफिनेशन होती है, बिल्कुल सही, कि इट इज़ द कॉस्ट या वैल्यू ऑफ नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव। चलो उसके बाद जी फिल इन द ब्लैंक बताने हैं कुछ, पढ़ लिया अब ए का। तो डैश इकोनॉमिक्स रिलेट्स टू द स्टडी ऑफ इकोनॉमिक इश्यूज विच आर सब्जेक्ट टू वेरिफिकेशन। तो मतलब कौन से इकोनॉमिक्स की स्टडी में आप वेरिफिकेशन कर सकते हो, पॉजिटिव। ठीक है, तो मैं पॉजिटिव नॉर्मेटिव याद दिलवा देता हूँ। पॉजिटिव वो होता है जिसको आप वेरीफाई कर सकते हो, जैसे मैंने बोला कि मार्स इज़ द लार्जेस्ट प्लैनेट ऑफ द इन द यूनिवर्स, तो इसका मतलब आप इसको वेरीफाई करके बोल सकते हो कि सर ये तो बात गलत है। लेकिन नॉर्मेटिव जो होता है वो वेरीफाई नहीं किया जा सकता। उसका एग्जांपल है, अगर मैं बोलता हूँ कि बर्गर इज़ बेटर देन पिज़्ज़ा, तो क्या इसको आप वेरीफाई कर सकते हो? नहीं कर सकते, क्योंकि ये तो एक मेरा अपना ओपिनियन है। तो नॉर्मेटिव जो होते हैं वो कभी भी सब्जेक्ट टू वेरिफिकेशन नहीं होते। ठीक है कृष्णा भाई, वो ओपिनियन बेस्ड होते हैं, राइट। चलो बी बताओ कृष्णा भाई। ठीक है, तो ये आपको कैसे पता? डेफिनेशन है, पहली ही लाइन में लिखा था कि इकोनॉमी एक ऐसा सिस्टम होता है विच प्रोवाइड पीपल अर्न अ लिविंग। उसके बाद सी है स्लोप ऑफ पीपीसी शोज। वेरी गुड, तो पीपीसी के स्लोप को बोलते हैं एमओसी, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। और डी में लिखा है डैश इन इकोनॉमिक्स इज शॉर्ट सप्लाई इन रिलेशन टू डिमांड। नहीं, शॉर्टेज नहीं, चैप्टर 1 में कहाँ शॉर्टेज तुम्हें पता थी? और क्या, चैप्टर 1 में सबसे बड़ा कीवर्ड है स्कैरसिटी। हाँ, स्कैरसिटी, बिल्कुल सही। तो स्कैरसिटी का मतलब होता है सप्लाई कम है और डिमांड ज़्यादा है। अगर मैं शॉर्टेज में लिखा हूं तो गलत है, तो गलत हो जाएगा। लास्ट चैप्टर में। चलो उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट रिप्रेजेंट्स फुलर एंड एफिशिएंट यूटिलाइजेशन? नहीं बताओ, 4 ऑप्शंस हैं। पूरा ही होगा। फुल यूटिलाइजेशन कौन कौन से पॉइंट शो कर रहे हैं? मतलब ए बी सी डी ई, तो सारे ही पॉइंट्स जो हैं वो फुल यूटिलाइजेशन शो कर रहे हैं। वो तो उसने ऑप्शन नहीं दिया, हम उसकी मर्ज़ी। लेकिन जितने भी पॉइंट्स पीपीसी पर होते हैं वो सारे क्या शो करते हैं? फुल यूटिलाइजेशन। उसके बाद चलो 11 बताओ जी। इन द फिगर रोटेशन ऑफ पीपीसी फ्रॉम ए बी टू AB1, मतलब आप यहाँ से यहाँ रोटेट हुए, तो ये क्या शो कर रहा है? इंप्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी ऑफ ऑप्शन। वेरी गुड, तो इसका मतलब है इम्प्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी ऑफ गुड बी, क्योंकि आप एक्स एक्सिस पर रोटेट कर गए आगे की तरफ, तो एक्स एक्सिस पर आपको गुड बी दे रखा है, तो इसका मतलब आपकी गुड बी की टेक्नोलॉजी अच्छी हो गई है, तभी आप गुड बी ज़्यादा बना पा रहे हो। अच्छा जी, 12th, ये भी 1 नंबर का है। गिव 1 रीज़न फॉर द राइटवर्ड शिफ्ट ऑफ पीपीसी। इंप्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी ऑफ द बोथ गुड्स। ठीक है, तो एक तो आप लिख सकते हो एडवांसमेंट या इम्प्रूवमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी, और एक और बता दो, बाई चांस 2 पूछ ले तो। कोई नए रिसोर्सेज मतलब बोल रहे हैं। डिस्कवरी ऑफ न्यू रिसोर्सेज। चलो बहुत बढ़िया। ठीक है, तो महिलाएं के आंसर कम आ रहे हैं आज, महिलाएं पीछे चल रही हैं, तो महिलाएं 13th बताओ अब, 1 नंबर का। फाइंड मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट व्हेन शिफ्टिंग सम रिसोर्सेज फ्रॉम यूज 1 टू यूज 2 causes a loss of output of 1500 unit in use 1 and gain of 1000 units in use 2। बताओ जी, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पूछ रहा है क्वेश्चन कि कितना होगा
अगर आप यूज़ 1 से यूज़ 2 की तरफ शिफ्ट होते हो तो, और आपका यूज़ 1 का आउटपुट का लॉस हुआ है 1500 यूनिट्स का, और यूज़ 2 का आपका गेन हुआ है 1000 यूनिट्स का, 1.5। तो मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पूछ रहा है। चलो, तो अनमोल बाबू ने सही बताया है बिल्कुल। हाँ, आपकी लेकिन आवाज़ में दम नहीं था मैडम, तो 1.5 दमदार आवाज़ से आप बोलती तो शाबाशी दे देते। तो इसका आंसर 1.5 ही है, क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है एमओसी का, जो भी हमने आउटपुट लूज़ करे डिवाइडेड बाय जो भी हमने आउटपुट गेन करे, तो बिल्कुल सही 1.5। चलो अगला बताओ 1 नंबर का जी। स्टेट एनी वन अजम्पशन फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ द कर्व दैट शोज द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज ऑफ पोटेंशियल प्रोडक्शन ऑफ 2 गुड्स इन एन इकोनॉमी। पीपीसी की अजम्पशन चेपनी है, किसको याद है बताओ? पूरी तरीके से याद नहीं है। कोई भी अजम्पशन बताओ। टेक्नोलॉजी इसको नहीं, फुल यूटिलाइजेशन तो गलत है। रिसोर्सेज आर कांस्टेंट। कांस्टेंट कांस्टेंट कर रहे हो क्या? कांस्टेंट टेक्नोलॉजी इज कांस्टेंट। ठीक है, रिसोर्सेज आर आल्सो कांस्टेंट। वो वाला मत लिखना, वो बेकार है assumption, ये लिख देना टेक्नोलॉजी इज कांस्टेंट, ये वाला अच्छा है। ठीक, चलो अब जो है 15th बताना है, ये 3 नंबर का क्वेश्चन है बेसिकली। तो इसके लिए आप अपना पेन और रजिस्टर से मतलब सॉल्व करना पड़ेगा थोड़ा सा, तो नहीं तो बिना उसके भी कर सकते हो वैसे तो खैर। चलो तो देखते हैं क्वेश्चन क्या है। गिविंग रीजन कमेंट ऑन द शेप ऑफ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व बेस्ड ऑन द फॉलोइंग शेड्यूल। हाँ वैसे तो कन्फ्यूज, तो आपको कैसे पता? क्योंकि इंक्रीज हो रहा है, एमओसी इंक्रीज हो रहा है। निकालो एमओसी। अब 10 से 9 पे गए, कितना सेक्रीफाइस हुआ? 9 से 7, 7 से 4 और 4 से 0। ठीक है, तो जब एमओसी की वैल्यू इंक्रीजिंग होती है तो फिर पीपीसी की शेप क्या होगी बताओ? कॉनकेव। तो पीपीसी की शेप क्या होगी? कॉनकेव। तो एग्ज़ाम में बस आपको ये एमओसी निकाल के दिखाना पड़ेगा और आपको एक पीपीसी का डायग्राम बनाकर दिखाना पड़ेगा जिसमें शेप कैसी बना दोगे आप? कॉनकेव। चलो ठीक है, तो ये तो हो गया। फिर 16th, ये भी 3 नंबर का क्वेश्चन है, इसमें 2 पार्ट्स हैं, दोनों बताने हैं आपको। पहला पार्ट में पूछ रहा है, डू यू थिंक दैट एक्चुअल लेवल ऑफ आउटपुट इन द इंडियन इकोनॉमी इज लेस देन इट्स पोटेंशियल लेवल? और अब आगे की कहानी बताओ। पीपीसी का वो एक्सप्लेन करना पड़ेगा। चलो यस तो बोल दिया, बाकी के आपने नोट्स में लिखवाया था वो एक्सप्लेन करना पड़ेगा। नहीं, वो नहीं, अभी बताओ। अब नोट्स वोट्स में तो मुझे नहीं पता। बहुत सारे लोग अनएम्प्लॉयड है, एक पॉइंट ये हो गया। नहीं, गलत। क्वेश्चन ये पूछ रहे हैं कि क्या एक्चुअल लेवल ऑफ आउटपुट जो है इंडियन इकोनॉमी में वो उसके पोटेंशियल से कम है क्या? तो आप कह रहे हो हाँ कम है, तो अब आगे बताओ ना क्यों कह रहे हो कि कम है। क्या भारत का आपको लगता है पोटेंशियल ज़्यादा है और एक्चुअल में हम कम काम कर रहे हैं, ये लगता है आपको? या फुल यूटिलाइजेशन करते हैं हम? हाँ, अंडर यूटिलाइजेशन करते हैं ना। तो फिर इस बात को आप कैसे दिखाओगे अपने पीपीसी पर? ऐसे बाहर तो हाँ ज़्यादा हो जाएगा ना। तो आपको ये दिखाना है कि हम अपने पोटेंशियल से, अपने मतलब एक्चुअल जो हमारा आउटपुट है, जो प्रोडक्शन है, वो पोटेंशियल से क्या है? कम है, क्योंकि हम अपने रिसोर्सेज का क्या करते हैं? अंडर यूटिलाइजेशन। तो आपको ये डायग्राम ज़रूर बनाना चाहिए इस पहले पार्ट के आंसर। सर बट वो भी तो हो सकता है ना कि इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन हमारी अनएम्प्लॉयड है। हाँ वो हो सकता है रीज़न, मतलब वो तो खैर लिख दोगे कि हाँ कि इतनी ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट होने की वजह से भी मतलब हम कहीं ना कहीं अपने फुल रिसोर्सेज को यूटिलाइज नहीं करते, लिख सकते हो, लेकिन डायग्राम आपको यही बनाना पड़ेगा। चलो सेकंड पार्ट, डज इट मीन दैट द लेवल ऑफ आवर पीपीसी कुड बी हायर देन व्हाट इट इज़ नाउ? यस।
कि क्या इसका मतलब है कि हमारा पीपीसी हायर लेवल पर होता या होगा जो अभी है? हो सकता है। चलो तो फंस गए मुर्गे, इसका आंसर है नो, क्योंकि पीपीसी नहीं हायर लेवल पर होगा, रिसोर्सेज तो उतने ही रहेंगे ना जी, वो तो बस आपका जो काम करने का तरीका है वो बेहतर हो सकता है, तो आपकी बिंदी जो है वो पीपीसी तक जा सकती है, आपके रिसोर्स थोड़ी ना बढ़ जाएंगे। तो सेकंड पार्ट का जो आंसर है वो आपको नो लिखना है कि नहीं, पीपीसी हायर नहीं होगा, पीपीसी तो वही रहेगा। Will move to हाँ, the production प्रोडक्शन विल मूव फ्रॉम पॉइंट ए टू बी, इसको नाम दे सकते हो आप, कि हम अपने रिसोर्स को बेहतर यूज करेंगे तो हम ए से बी पर चले जाएंगे, लेकिन क्या पीपीसी मूव होगा? नहीं, पीपीसी वही रहेगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन 3 नंबर का था, 2 पार्ट्स। चलो 17th, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में काफ़ी बार पूछा है, 4 नंबर का या 3 का भी आ जाता है। एन इकोनॉमी ऑलवेज प्रोड्यूसेस ऑन बट नॉट इनसाइड पीपीसी, डिफेंड और रिफ्यूट? श्योर? अभी तो डिस्कस किया था ऊपर। तो मतलब आप कह रहे हो कि आप इस बात को रिफ्यूट कर रहे हो कि इकोनॉमी जो है वो हमेशा पीपीसी पर काम करे, ऐसा ज़रूरी नहीं है, वो अंदर भी कर सकती है। नहीं, ये तो ये कह रहे हैं ना कि अच्छा, मतलब ये तो ये कह रहा है कि ये हमेशा पीपीसी पर ही काम करेगी, अंदर कभी काम नहीं करेगी। ओके, तो आप इस बात को रिफ्यूट कर रहे हो, और क्यों कर रहे हो, रीज़न बताओ। जो ऊपर लिखा था। ठीक है, तो जो ऊपर लिखा था वही इसका रीज़न है वैसे तो, कि ऐसा हो सकता है कि इकोनॉमी इस पॉइंट पर भी काम कर सकती है, और ऐसा भी हो सकता है कि इकोनॉमी इस पॉइंट पर भी काम कर सकती है। बाहर वाले पॉइंट पे नहीं कर सकती। हाँ, वो बताने की ज़रूरत नहीं, लेकिन बस हम ये बताएंगे कि इकोनॉमी किसी भी पॉइंट पर काम कर सकती है, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हमेशा पीपीसी पर ही काम करेगी, कभी कभी कुछ इकोनॉमियाँ पीपीसी के अंदर भी काम कर सकती हैं। चलो कृष्णा, तुम ये बताओ, अंदर वाला पॉइंट क्या डिनोट करता है? वेरी गुड, तो अगर तुम सीख गए तो इसका मतलब सब ठीक। भारतवर्ष का बच्चा बच्चा सीख गया। और ए पॉइंट क्या डिनोट करता है? फुल यूटिलाइजेशन। चलो बहुत बढ़िया जी। उसके बाद 18th और बता दो, ये 6 नंबर का क्वेश्चन है। व्हाट इज मेंट बाय पीपीसी? सुनाओ ओरली। नहीं, the best possible combination of two goods. हाँ, इट इज द कर्व विच शोज all the possible combination of two goods which an economy can produce with the given resources। तो ये तो हो गया शुरू का। अब सेकंड पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, वो देखते हैं कौन बच्चा सही बताएगा। illustrate the central problem of what to produce using this curve। ठीक है, इसमें हम 2 टाइप के goods लेंगे। वेरी गुड। तो किसको याद है कीवर्ड्स क्या थे? कैपिटल गुड्स और कंज्यूमर गुड्स। वेरी गुड। तो आपको अपने डायग्राम में एक एक्सिस पे क्या लिखना पड़ेगा? कैपिटल गुड्स, और दूसरे एक्सिस पे क्या लिखना पड़ेगा? कंज्यूमर गुड्स। ठीक है, अब व्हाट टू प्रोड्यूस की प्रॉब्लम को इस पे कैसे एक्सप्लेन करोगे वो बताओ। कैपिटल गुड्स। ठीक है, तो इन्होंने जो कहा वो बाकी बच्चों को समझा देते हैं। तो इन्होंने कहा कि अगर इकोनॉमी कंज्यूमर गुड्स ज़्यादा बनाएगी तो कैपिटल गुड्स कम बनेंगे, जिससे फिर इकोनॉमी का ग्रोथ नहीं हो पाएगा, और अगर इकोनॉमी कैपिटल गुड्स ज़्यादा बनाएगी तो फिर इसका मतलब कंज्यूमर गुड कम होंगे, तो फिर इससे कंज्यूमर भी बेचारे सेटिस्फाई नहीं हो पाएंगे। तो इस बात को आप डायग्राम पे कैसे शो करोगे? ये जो आपने बोली बात, इस पे 5-6 वो बना के 5-6 नहीं, सिर्फ 2 पॉइंट्स बनाने। ये चाहे मेरे साथ बना लो डायग्राम अगर सीखना है तो। एक पॉइंट आप यहाँ मार्क करना जहाँ पर कंज्यूमर गुड बहुत ज़्यादा होंगे और कैपिटल गुड क्या होंगे? बहुत कम, ए पॉइंट। और एक पॉइंट आप यहाँ मार्क कर लेना बी, जहाँ कंज्यूमर गुड बहुत कम होंगे और कैपिटल गुड बहुत ज़्यादा।
फिर आपको लिखनी पड़ेगी ये प्रॉब्लम कि भाई व्हाट टू प्रोड्यूस जो है वो यही प्रॉब्लम है बेसिकली कि आप कौन से गुड्स प्रोड्यूस करोगे, कैपिटल या कंज्यूमर। अब ए पॉइंट पर काम करते हो तो इसका मतलब क्या है कि आप कंज्यूमर गुड ज़्यादा बना रहे हो और कैपिटल गुड कम बना रहे हो। और अगर आप बी पॉइंट पर काम कर रहे हो तो इसका मतलब क्या है कि आप कैपिटल गुड ज़्यादा बना रहे हो और कंज्यूमर गुड कम बना रहे हो। तो बताओ फिर इकोनॉमी क्या करेगी फाइनली, कौन सा कॉम्बिनेशन चूज करेगी? जो बीच का बेस्ट ऑप्शन मिलेगा, जो बीच का बेस्ट ऑप्शन मिलेगा। नहीं, बेस्ट तो वो तो कह देगा सर बेस्ट है। हाँ, तो आपको एक कीवर्ड लिखना पड़ेगा कि अल्टीमेटली इकोनॉमी वही कॉम्बिनेशन चूज करती है दोनों गुड्स का जो इकोनॉमी के अंदर क्या प्रोवाइड करता है, मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन। तो आपको ये मेंशन करना पड़ेगा। बट समझ आ गया पीपीसी के साथ क्या है, व्हाट टू प्रोड्यूस प्रॉब्लम। ओके हो गया पॉइंट? बोलो जी, क्लियर है कहानी? चलो, तो ये तो हो गए आपके सारे क्वेश्चंस।